नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्क पावर एनर्जी के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि वेरिएबल फोर्सेस के वर्क कैसे कैलकुलेट किए जाए। तो हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब जो वेरिएबल फोर्स होता है उसके तीन मतलब हो सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड वेरिएबल होता हो, या तो डायरेक्शन वेरिएबल होता हो, या फिर हो सकता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही वेरिएबल होते हो। तो कोई भी केस हो, तीनों के लिए सेम टू सेम थ्योरी है। मैग्नीट्यूड वेरिएबल है तो भी आपको वही काम करना है, डायरेक्शन वेरिएबल है तो भी आपको वही काम करना है, और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेरिएबल हैं तो भी आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम वही काम करना है। तो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फंडा है। बाकी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसका तरीका कुछ ऐसा है कि मान लो ये ब्लॉक होता, इस ब्लॉक पर एफ फोर्स लग रहा होता। अब इस एफ फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होता, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं इसमें ना, हम बहुत छोटा सा वर्क कैलकुलेट करते हैं। उस बहुत छोटे से वर्क को नाम देते हैं हम डी डब्ल्यू। तो हम लिखते हैं इन टाइम इंटरवल dt, इन टाइम इंटरवल dt का क्या मतलब होता है? dt का मतलब होता है 0.0000000001। तो हमने लिखा इन टाइम इंटरवल dt, हो सकता है ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हो वो ds हुआ हो। एकदम हिंदी में बोलें तो इसका यही मतलब है कि मान लो 0.00000001 सेकेंड के अंदर ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो हुआ होगा 0.00000001, इतना कुछ। तो हम क्या काम करते हैं, इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो उतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क आता वो आ जाता वेक्टर एफ डॉट डी एस। फिर क्या काम करते हैं हम, टोटल वर्क के लिए दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क। इंटीग्रेशन शब्द का क्या मतलब होता है? समेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क का यही मतलब हुआ समेशन ऑफ स्मॉल वर्क। समेशन ऑफ स्मॉल वर्क का हिंदी में क्या मतलब होगा? ऐसे बहुत सारे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा वर्क कैलकुलेट कर लिया गया, और इंटीग्रेशन का मतलब उन सभी वर्क को ऐड कर दिया गया। तो जब सभी छोटे वर्क ऐड किए जाएंगे तो वो टोटल वर्क के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो होगा सीधा W हो जाएगा। और अगर इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, है ना। जैसे इंटीग्रेशन dx x होता है, इंटीग्रेशन dy y होता है, ठीक वैसे ही इंटीग्रेशन dw भी क्या हो जाएगा? w हो जाएगा। तो ऐसे भी समझ सकते हो, आपकी इच्छा। तो ये फॉर्मूला बन गया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देखने में। क्यों अच्छा नहीं लगता? इंटीग्रेशन आ गया पहली बात, दूसरा वेक्टर आ गया, तीसरा वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट और आ गया। तो ये फॉर्मूला किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से हम क्या काम करते हैं, इस फॉर्मूले का थोड़ा सा और इजी वर्जन बना के यूज करते हैं। तो देखो इसको और इजी कैसे किया जाता है। वेक्टर एफ जो है, ऑब्वियस सी बात है, आई कैप जे कैप के कैप में होता होगा। तो वेक्टर एफ को लिखा मैंने एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो ये वेक्टर एफ हो गया। इसको मिटाते हैं, फालतू में लिखा है। हमने वेक्टर एफ लिख दिया। वैसे डिस्प्लेसमेंट भी होता होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट x में, कुछ डिस्प्लेसमेंट y में, एंड कुछ डिस्प्लेसमेंट z में, कुछ ऐसा। इसके बाद हम बहुत अच्छे से जानते हैं i वाला i से मल्टीप्लाई होता है, j वाला j से, और k वाला k से। तो एफ एक्स डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता।
एफ वाई डी वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाता, और वैसे ही एफ जेड जो होता वो डी जेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाता। तो ये कुछ ऐसा बन जाता। तो जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करते, ये सब दिखावे का फॉर्मूला है। जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उनमें हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला देखने में ज़्यादा आसान लगता है। सिंपली क्या काम करना है आपको, x का वर्क अलग कैलकुलेट करना है, y का वर्क अलग कैलकुलेट करना है एंड z का वर्क अलग कैलकुलेट करना है, और फाइनली क्या करना है, तीनों वर्क्स को आपको ऐड कर देना है। इसको आप ऐसे नहीं डिराइव करना चाहते थे तो आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते थे कि सर वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वर्क को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो वर्क अगर स्केलर है तो भाई x का वर्क अलग निकाल लो, y का अलग, z का अलग, और क्योंकि वर्क स्केलर है तो डायरेक्टली तीनों को ऐड कर दो। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते थे। तो ये थ्योरी है। वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर इस पर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पे। तो मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारे सामने कि वेक्टर f इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ये मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर था और हमसे बोला जाता है कैलकुलेट वर्क डन बाय वेक्टर f इफ a particle travels from 0,0 to 2,3। ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल 0,0 से 2,3 तक चला गया, उस पर फोर्स इतना लग रहा था। जरूरी नहीं है ये नेट फोर्स हो, जरूरी नहीं है एक ही फोर्स लग रहा हो सकता है mg लग रहा हो, नॉर्मल लग रहा हो, फ्रिक्शन लग रहा हो, बहुत सारी चीज़ें लग रही हो, लेकिन हमको उससे मतलब ही नहीं है। हम तो इसका वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हम जिसका वर्क कैलकुलेट करते हैं हमको सिर्फ और सिर्फ उसी से मतलब होता है। सॉल्यूशन में आते हैं। तो सिंपल हमने फंडा लगाया कि भाई फोर्स जो है वो वेरिएबल है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, तो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। ऐसा होता एफ एक्स मतलब फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो कि कितना है, देखो एक्स है। ठीक वैसे ही एफ आई कितना दिया है, एफ वाई वाई स्क्वायर दिया है। ऐसा हुआ, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3। ऐसा कुछ होता। अब इंटीग्रेट तो कर दिया, लिमिट्स भी रखनी पड़ेगी। एक्स की लिमिट देखो 0 से 2 एंड y की लिमिट देखो 0 से 3। ऐसा है। तो यहां पर लिमिट्स भी हम रख देते हैं। तो x की रखोगे अपर लिमिट तो 2 रखोगे तो बन जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2। वैसे y की रख दोगे तो ये बन जाएगा 3 क्यूब बाई 3। तो आंसर आ जाएगा 11। और ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इतना आसान होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जरा वीडियो पॉज करें, इतना नोट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और जरा अब स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। ये पूरी कहानी हमने स्टार्ट इसलिए की थी ताकि हम स्प्रिंग का वर्क लिख पाए। ठीक है, तो आप हेडिंग लिखोगे, सॉरी साइड हेडिंग लिखोगे स्प्रिंग। स्प्रिंग में पहले कुछ बेसिक बातें आपको बतानी पड़ेंगी। पहली बात तो स्प्रिंग फोर्स ही नहीं पता आपको अभी, तो पहले आपको स्प्रिंग फोर्स समझाना पड़ेगा, देन उसके बाद हम वर्क की बात करेंगे। तो स्प्रिंग साइड हेडिंग है, इसमें पहले अपन इसका जरा फोर्स समझ लें। तो स्प्रिंग में जो फोर्स होता है, मान लेते हैं मैं उसको F से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। स्प्रिंग में जो भी फोर्स होता है मान लेते हैं मैं उसको F से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मान लेते हैं ऐसा कोई स्प्रिंग था, स्प्रिंग था और एक ब्लॉक था। ब्लॉक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ था, और मान लेते हैं ये जो स्प्रिंग था
ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे था, ये जो स्प्रिंग था ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे था, मतलब एल नॉट का मतलब यहां पर नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ का क्या मतलब होता है? नेचुरल लेंथ का मतलब होता है कि स्प्रिंग नेचुरली जिस लेंथ में पाया जाता है दैट इज नेचुरल लेंथ। मतलब कि स्प्रिंग को ना ही खींचा गया है ना ही स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया है। ऐसा सिंपल सा एक स्प्रिंग अगर टेबल पे पड़ा हो, जमीन पे पड़ा हो, तो उसकी क्या लेंथ होगी? नेचुरल लेंथ। ना उसको खींचा जाए ना उसको कंप्रेस किया जाए। When the spring is neither compressed nor stretched, then its length is known as natural length. ना खींचा गया ना कंप्रेस किया गया, तो ये स्प्रिंग था सिंपल सा, इसको ना ही किसी ने खींचा और ना ही किसी ने कंप्रेस किया, तो ये जिस लेंथ में होता उसको हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ। अब मान लो इस स्प्रिंग को अगर आप थोड़ा सा खींच देते, मान लेते हैं आपने ब्लॉक को राइट में मूव करा दिया ऐसा एक्स से, तो आपने अगर ब्लॉक को, आप सिंपल सी बात सोचो, अगर आपने ब्लॉक को राइट में मूव कराया होगा तो ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा अब स्प्रिंग की वजह से वो किधर लगेगा? वो लेफ्ट में लगेगा। सिंपल कॉमन सेंस है ना? कोई एलियन भी बता सकता है ये बात तो, कि भाई ब्लॉक को अगर मैं इधर खींचूंगा और छोड़ दूंगा, अगर इस ब्लॉक को मैं इधर खींचूंगा और छोड़ दूंगा तो ये ब्लॉक वापस आएगा। वापस किस वजह से आएगा? स्प्रिंग की वजह से आएगा। स्प्रिंग ऐसे ही तो काम करता है। तो अगर मैं इसको राइट में मूव करता और छोड़ देता तो ये ब्लॉक अपने आप वापस आता, और ये ब्लॉक अपने आप वापस इसलिए आ रहा है क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स ऐसा लगा होगा, सॉरी ऐसा, स्प्रिंग का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होगा, लेफ्ट साइड। तो आप एक और चीज देख सकते हो कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है ये हमेशा एक्सटेंशन और कंप्रेशन के ऑपोजिट लगता है। एक्सटेंशन अगर राइट में दिया तो फोर्स किधर लग जाएगा? लेफ्ट में। तो इस वजह से स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस के एक्स होता है वेक्टर फॉर्म में। और ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस वही बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर एक्स राइट होगा तो फोर्स लेफ्ट होगा, ये यही बात बताता है। तो ये होता है स्प्रिंग फोर्स, वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर मान लो आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना चाहते हो तो सिंपली के एक्स हो जाता है। तो ये कहानी होती है स्प्रिंग के फोर्स की। अब जरा इसका वर्क भी देख लेते हैं। यहाँ एक्स का मतलब आप ध्यान रखना हाँ कि एक्स क्या है। ये जो एक्स आपको दिख रहा है दिस इज एक्सटेंशन और कंप्रेशन। डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि स्प्रिंग को खींचा गया है या कंप्रेस किया गया है। ये फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है, एक्सटेंशन में भी लगा सकते हो और कंप्रेशन में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये फोर्स की कहानी खत्म। अब स्प्रिंग के वर्क पे आते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अगर हमने फोर्स लिख लिया तो हम वर्क भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो देखो लिखते हैं। स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स होता है तो उसकी वजह से हमको लिखना चाहिए इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। बस एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड नहीं लिखे मैंने। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूं। फिर से बोल रहा हूं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। तो यहां पर सिर्फ एक्स वाला ही टर्म आएगा क्योंकि जो फोर्स है वो तो सिर्फ एक्स में ही है ना, फोर्स का वाई कोई कंपोनेंट है ही नहीं। यहां पर जो भी स्प्रिंग फोर्स लगाएगा वो तो एक्स में लगाएगा ना, ऐसा। अब इसका ना कोई वाई कंपोनेंट है ना कोई इसका जेड कंपोनेंट है, तो बिना फालतू में वाई और जेड लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो इस वजह से सिंपली मैंने इतना ही लिखा। ठीक, एफ एक्स मतलब स्प्रिंग फोर्स का एक्स कंपोनेंट ये किधर लग रहा है? लेफ्ट में लग रहा है ना। तो लेफ्ट में अगर लग रहा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं के एक्स माइनस आई कैप, ऐसा लिख सकते हो। और अगर इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो सिंपली ऐसा लिख लो, भाई लेफ्ट में लग रहा है इसलिए मैं तो नेगेटिव लगाऊंगा, तो ये माइनस के एक्स हो गया। उसके बाद क्या हो गया? डी एक्स हो गया। उसके बाद क्या बचा? कुछ नहीं, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, लिमिट्स रख लेंगे।
एक्स क्या है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन। तो मान लो कि पहले कुछ इनिशियल एक्सटेंशन या कंप्रेशन था, फिर बाद में भी कुछ रह जाता है, तो माइनस के कांस्टेंट था बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब इसमें लिमिट्स रख देते हैं, तो ये बन जाएगा हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डेरिवेशन आपको आए चाहे ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, डेरिवेशन कभी आप यूज करोगे भी नहीं। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद रहता है तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है जो कि ऑलवेज वैलिड होता है, हमेशा के लिए वैलिड है। जैसे mg का फॉर्मूला आपने रट्टा मार लिया है ना, mgh कहीं पर भी लगा सकते हो, सेम टू सेम स्प्रिंग के लिए भी ये फॉर्मूला आप कहीं पर भी लगा सकते हो, टेंशन फ्री। तो वीडियो पॉज करेंगे आप, पहले इतना फोर्स वाला हिस्सा लिखेंगे जरा। मान के चलता हूं लिख लिया होगा, उसके बाद ये वर्क वाला हिस्सा भी नोट कर लें। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। इतनी देर से हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, जितने भी हमने वर्क कैलकुलेशन सीखे, सारी की सारी तैयारी जो थी वो वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए ही चल रही थी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, क्या स्टेटमेंट होता है, इसका समझते हैं जरा। देखो पहले तो लिखो साइड हेडिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम is equal to change in kinetic energy, शॉर्ट में k डॉट ई लिख रहा हूं, is equal to change in kinetic energy of system। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि किसी सिस्टम पर जितने भी फोर्स लग रहे होते हैं उन सभी फोर्सेस का अलग अलग वर्क कैलकुलेट किया जाए। मान लो किसी सिस्टम पर टोटल 5 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो उन पांचों फोर्सेस का अलग अलग वर्क कैलकुलेट करो, देन उन वर्क का टोटल करो। तो जो टोटल वर्क आएगा, वर्क डन की जगह एक काम करते हैं, टोटल लिख लेते हैं। तो जो टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम, वो जो होता है सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ये बोला जा रहा है। अब यहां पर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का क्या मतलब। एनएलएम जब हम पढ़ते थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो वहां तो एक चीज साफ साफ क्लियर थी कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लिखने होते थे, इंटरनल फोर्स से हमको कोई मतलब होता नहीं था। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम में ऐसा नहीं है। यहां पर जब आप वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस लिखोगे तो यहां पर आपको एक्सटर्नल फोर्सेस भी लिखने हैं और इंटरनल फोर्सेस भी लिखने हैं। मतलब यहां जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस आपको दिख रहा है ना, तो यहां एक्सटर्नल फोर्सेस का भी वर्क आएगा और इंटरनल फोर्सेस का वर्क भी आएगा। तो ये बहुत ध्यान से वर्क लिखना होता है आपको। एक सिस्टम पे जितने भी फोर्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, सबका वर्क लिखना है और उन सभी वर्क का जो टोटल होता होगा वो सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। इसी को शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं हम, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के। तो इसी को शॉर्ट में हम ऐसा भी लिखते हैं। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप शायद पहले से जानते होंगे, काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व हो जाता है। फिलहाल अभी हम वर्क एनर्जी थ्योरम से ट्राई करना चाह रहे हैं। मान लो ये ग्राउंड है और ग्राउंड से आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा ऊपर फेंक दिया इनिशियल स्पीड u के साथ, तो होगा क्या, ये ऐसा जाएगा 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 और मैक्सिमम हाइट पर आकर के इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
एक पत्थर आपने ऊपर फेंका तो ऊपर जाकर के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, एक मोमेंट के लिए। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको अपन काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं, सिंपली v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाते हुए, लेकिन हम वर्क से करना चाह रहे हैं। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से कुछ ऐसे हो जाता है, वर्क डन बाय mg इक्वल टू डेल्टा के। अब यहां पर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस के नाम पे mg बस आएगा, क्योंकि जब पार्टिकल हवा में उड़ रहा होगा तो mg ही तो बस लग रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस तो वैसे ही हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट हवा में होगा तो mg बस लगता होगा, तो सिंपली क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय mg इक्वल टू डेल्टा के। ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया है, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया होगा तो mg का वर्क क्या हो जाता है, माइनस mgh। डेल्टा के मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देखो जो कि 0, एंड के इनिशियल मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कि हो जाती हाफ m u स्क्वायर। अब देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जो h है वो आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। तो जरा वीडियो पॉज करें, पहले तो इतना लिखें, मान के चलते हैं लिख लिया होगा, फिर से वीडियो पॉज करके इसको और नोट करें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे क्या अप्लाई किया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, काफ़ी आसान प्रॉब्लम मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है, अगले क्वेश्चन में मैंने क्या काम किया, ऐसा कुछ बोला कि ऐसा एक इंक्लाइन सरफेस था और फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, जरूरी नहीं है हर बात लिखवाई जाए, कुछ बातें आपको खुद से भी लिखनी पड़ेंगी। तो ऐसा एक इंक्लाइन सरफेस है और उसके बाद हॉरिजॉन्टल सरफेस है। क्वेश्चन कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो रफ सरफेस है, जिसका म्यू दिया हुआ है 0.5, ठीक। और ये जो इंक्लाइन सरफेस आपको दिख रहा है, दिस इज स्मूथ, यहां कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, जो भी फ्रिक्शन है यहीं पे है बस। अब बोला जाता है यहां से ना एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, m मास का ऑब्जेक्ट था, इसको ना रिलीज कर दिया गया यहां से। जिस हाइट से इसको रिलीज किया गया है वो हाइट भी दी हुई है, h है, जिसकी वैल्यू दी हुई है 10 मीटर। काफी ज्यादा हाइट हो गई 10 मीटर। तो 10 मीटर की हाइट से दो m हो गए, कंफ्यूज मत होना, हाँ ये m मास है और ये मीटर है। हाँ, तो 10 मीटर की हाइट से इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया है। अब जरा सिचुएशन को इमेजिन करो क्या होगा, जब आप इसको यहां से रिलीज करोगे ऐसा फिसलता हुआ आएगा, उसके बाद ये इसको रफ सरफेस मिलेगा। रफ सरफेस में क्या होगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी देर बाद आगे जाकर के रुक जाएगा। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इस रफ सरफेस पर कितना डिस्टेंस चलने के बाद रुकेगा। तो मान लो ये ऐसे आगे x चल के, मान लो ये आगे x ट्रैवल करके रुक गया, फाइनली स्टॉप हो चुका है, तो v क्या हो चुका है, 0। तो उसके लिए हमसे x पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है, सिंपल शब्दों में कहें तो सिंपली यही बात बोली जाएगी, यहां से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया, फिसलता हुआ आया और फिसल के रुक गया, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितना फिसला, ये हमसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। आपको सिंपली ये सोचना है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चल के आएगा तो इस पर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। तो एक फोर्स तो लगता होगा mg, तो आप लिखोगे वर्क डन बाय mg, प्लस एक फोर्स लगता होगा नॉर्मल, तो अगला आ जाता वर्क डन बाय नॉर्मल, और एक और आ जाता वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और एक और आ जाता वर्क डन बाय फ्रिक्शन। दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा होना चाहिए था। अब जरा mg का वर्क लिखते हैं। mg का वर्क लिखने में तो हर कोई एक्सपर्ट हो रखा है आजकल। mg का वर्क क्या होता है, mgh, सिंपल। तो mg का वर्क लिखा मैंने mgh। नॉर्मल के वर्क की बात करें तो नॉर्मल का वर्क 0 ही होगा, क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन 90 डिग्री पे लगता है।
नॉर्मल रिएक्शन सरफेस पे हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन अगर सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर है तो cos 90 की वजह से नॉर्मल का वर्क क्या हो जाएगा, 0। पता नहीं पल्ले पड़ता है या नहीं, अलग से डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मल इस ऑब्जेक्ट पर ऐसा लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसा होगा, तो जब आप वर्क डन बाय नॉर्मल लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, ns cos 90। cos 90 की वजह से नॉर्मल का वर्क क्या हो जाता है, 0। तो वापस पॉइंट में आते हैं, mg का वर्क mgh, नॉर्मल का वर्क 0। फ्रिक्शन का वर्क लिखते हैं। अब जरा आप ये सोचो, फ्रिक्शन तो सिर्फ इतने हिस्से में ही लगा होगा ना, तो जब आप फ्रिक्शन का वर्क लिखोगे तो सिर्फ इतने हिस्से का ही लिखोगे, ठीक। तो जब ब्लॉक राइट में जा रहा होगा, जब ब्लॉक यहां से यहां तक राइट में जा रहा होगा तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन का वर्क आएगा f x cos 180, फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। फ्रिक्शन था लेफ्ट में, ऑब्जेक्ट गया राइट में, तो 180 डिग्री एंगल बना होगा। इक्वल टू डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और इनिशियल भी क्या है, 0 है, क्योंकि रिलीज किया गया है, तो 0 - 0। तो मजेदार क्वेश्चन हो गया, आरएचएस पूरा ही 0 हो गया। तो बना mgh cos 180 -1 हो जाता, तो cos 180 की वजह से एक नेगेटिव आ गया। फ्रिक्शन की वैल्यू की बात करूं तो म्यू mg होगी, mg से mg कट गया तो x की वैल्यू आ गई जो कि h/μ है। अब h भी दिया हुआ है, म्यू भी दिया हुआ है, रख देते हैं। h कितना है, 10, तो रख देता हूं मैं। म्यू कितना है, 0.5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर। मतलब 10 मीटर से छोड़ा होगा, 20 मीटर फिसल के रुक जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ेगा आपको, इतना लिखना पड़ेगा। मान के चलते हैं हो गया होगा, फिर से वीडियो पॉज करके बाकी का लिखना पड़ेगा। ये अलग है, हाँ, ये ऑप्शनल है। अगर कोई बच्चा भूल गया हो कि ऐसा कुछ भी होता है तो वो लिख ले, बाकी जरूरत नहीं है इसकी। तो ये पूरा नोट करें, वीडियो पॉज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मान के चलते हैं हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब हमने थोड़ा स्प्रिंग को भी इंक्लूड कर दिया। तो क्वेश्चन कहता है ये एक ब्लॉक था जिसका मास m था, इस डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड u से जा रहा था, ठीक है। ये जो स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में हुआ करता था, स्प्रिंग कांस्टेंट k हुआ करता था। अब जरा सिचुएशन को इमेजिन करो क्या होगा। ये ब्लॉक जाएगा, उसको कंप्रेस करेगा, है ना। ये ब्लॉक जाएगा, जाके स्प्रिंग को धक्का मारेगा और स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। तो इसमें हमसे यही पूछा जा रहा है, कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग का ज्यादा से ज्यादा कंप्रेशन क्या होता होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए पहले तो ना हम एक फाइनल डायग्राम बनाएंगे। तो देखो ये रहा फाइनल डायग्राम। तो ऐसे मैंने मान लिया कि जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो चुका है और ब्लॉक कहीं यहां पर आके बैठ चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब इससे आगे कंप्रेशन नहीं हो सकता। मैक्सिमम शब्द का क्या मतलब होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब क्या, इससे और ज्यादा ये कंप्रेस हो ही नहीं सकता। मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0। इमेजिन करो ना, इमेजिन करना पड़ेगा, है ना। वैसे भी मैं कैमरे को पढ़ा रहा हूं तो एकदम कैमरे के अंदर कूद के आके तो समझा नहीं सकता। सिचुएशन इमेजिन करो क्या होगा। इसको छोड़ो, इसी को इमेजिन करो कि अगर आप किसी ब्लॉक को ऐसे फेंक के मारोगे स्प्रिंग की तरफ तो क्या होगा, ये जाएगा, इसको कंप्रेस करेगा और वापस आ जाएगा, है ना। ये जाता, इसको कंप्रेस करता और फिर वापस आ जाता। तो ये जाके आ रहा होगा ना, तो फाइनली एक बार वेलोसिटी क्या होती होगी, 0 होती होगी। तो मान लेते हैं कि ये जो स्प्रिंग था ये x से कंप्रेस हो गया था और हमने लगाया इस पर वर्क डन बाय स्प्रिंग
प्लस वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू डेल्टा के। स्प्रिंग का वर्क लिखते हैं, जो कि फॉर्मूला बताया था, जो कि होता है हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। तो देखो इनिशियली कोई कंप्रेशन या एक्सटेंशन नहीं है, इनिशियल ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है, तो इनिशियल कोई भी कंप्रेशन या एक्सटेंशन इस पर नहीं है। तो हाफ के एक्स आई स्क्वायर में क्या लिखोगे, जीरो स्क्वायर, पहले कोई कंप्रेशन नहीं था, माइनस एक्स एफ स्क्वायर, फाइनल कंप्रेशन देखो एक्स हो चुका है ऐसा। तो ये स्प्रिंग का वर्क हो गया, बाकी mg का वर्क जीरो, नॉर्मल का वर्क भी जीरो। क्यों? क्योंकि mg लगता होगा ऐसा और डिस्प्लेसमेंट हो गया ऐसा, 90 डिग्री बन गया, cos 90 जीरो हो जाता है। सेम टू सेम कहानी नॉर्मल की, नॉर्मल लग गया ऐसा, डिस्प्लेसमेंट हो गया ऐसा, तो इन दोनों के वर्क क्या हो जाएंगे, जीरो, इक्वल टू डेल्टा के, जो कि होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ये बन गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के फाइनल, फाइनली ऑब्जेक्ट रुक चुका है, वेलोसिटी जीरो, तो के फाइनल जीरो और के इनिशियल था हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाती है, जो कि होती है स्क्वायर रूट एम यू स्क्वायर बाय के। ऐसे सॉल्व हो जाता है। तो वीडियो पॉज करेंगे, इसको भी नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पर ही। तो कहता है क्वेश्चन की एच हाइट का टावर है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंक दिया गया इनिशियल स्पीड यू के साथ, यह ऑब्जेक्ट ऐसे आके जमीन में गिरेगा, तो फाइनली इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, यह हमसे पूछा जाता है। ठीक है, ये जो है ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, और ये कोई टावर है। सॉल्यूशन पे आते, एक लाइन का सॉल्यूशन है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। तो देखो जब ऑब्जेक्ट हवा में उड़ता हुआ जमीन में आके गिरेगा तो mg तो बस उस पर लगता होगा, तो क्या लिखोगे, वर्क डन बाय mg इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। mg का वर्क क्या हो जाएगा, mgh, भाई नीचे आया ना, तो mg का वर्क क्या होगा, mgh इक्वल टू डेल्टा के, जो कि होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि है हाफ एम वी स्क्वायर, और के इनिशियल मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कि हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल यहां से लिखा हूं मैंने। तो बस ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। उसके आगे की चीज यहां पर लिख रहा हूं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। तो देखो m यहां पे भी, m यहां पे भी, m वहां पे भी है, तो m हो गया कैंसिल। ये 2 दोनों में कॉमन था, तो यहां से मैंने 2 कॉमन निकाल के यहां भेज दिया, और वहां पर फाइनली बचा होगा एक v स्क्वायर और एक u स्क्वायर। तो यहां से v हमको पता चल गया, जो कि स्क्वायर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh होता होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो वीडियो पॉज करें, जरा इतना लिखें। उसके बाद ये बाकी, एक मिनट, वहां का दिखा नहीं होगा शायद, फिर से जूम आउट कर दिया। लो, अब ये बाकी का भी लिख लो। तो इतना लिखो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर हम डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम तक हमने कवर कर लिया है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह का नॉलेज भी हमको हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी से। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।